स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर 2 जो कि हुआ था जनवरी 2021 में उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी के, उन सबको अवेल करने के लिए, उन सबके आंसर्स के सोल्यूशन के एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 एंड पेपर 2 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। जैसे कि हमने बात करनी है इस लेक्चर में पेपर 2 के बारे में, जो एलिमेंट्री स्टेज के लिए होता है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करने वाले हैं। 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरीके का हमें दे रखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की अवधि के दौरान जो विकास होता है वो कैसा होता है? तो विकास बहुस्तरीय साथ में जटिल होता है, दैट इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। हर बार जब भी हम डेवलपमेंट के कोर्स को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं, तब हमें पता चलता है जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मल्टी लेयर्ड है और साथ में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे टाइप के जो डेवलपमेंट है वो सारे के सारे एक ही साथ हो रहे होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में है, जो कि दिया था लेव वाइगॉट्स्की ने। इनका ये है कहने के अनुसार कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो वो ऐसा एरिया होता है जहां बच्चे अपने करंट लेवल को इंडिपेंडेंटली, वर्तमान स्तर को अपनी ही खुद की मदद से कर सकते हैं, और साथ में वो अपने लेवल को, अपने परफॉर्मेंस के लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स और स्किल्ड पीयर्स, समथिंग लाइक दैट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है वाइगॉट्स्की के थ्योरी में। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहते हैं, औपचारिक संचालन अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो उनके पास हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो 11 ईयर्स एंड एवब होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 11 ईयर्स एंड एवब बच्चे 6 to 7 क्लास में रहते हैं। तो 6 to 7 क्लास के बच्चे जब चीजों को पढ़ते हैं तो वहां पे उनके सिलेबस में जो इंक्रीमेंट है वो कुछ इस तरीके का होता है कि मैथ्स में पहली बार उनको एल्जेब्रा के जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उन सब का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। साइंसेज में भी वो एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। सिविलाइजेशंस के बारे में, भक्ति पीरियड के बारे में वो सोशल साइंस में पढ़ते हैं। उसी तरीके से लैंग्वेजेस में भी वो बहुत सारी चीजों को इमेजिन करके लिखने वाला, यानी कि डायरी एंट्री और लेटर टू एडिटर और समथिंग लाइक दैट, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां बच्चे खुद को इमेजिन करें और आंसर्स अपने लिखें। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि बच्चे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जहां पे उनका एब्स्ट्रैक्शन लेवल बढ़ चुका है और जो रीजनिंग है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो चुकी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग से है। लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी थी, और ये जितना क्वेश्चन है ये सब हमने डिस्कस कर रखा है लॉरेंस कोलबर्ग के मोरालिटी डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर में। वहां पे जाइए, आपको पता चलेगा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार मोरल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स में जब होता है, जब वो ये बिलीव कर रहे हैं कि उन्हें सोसाइटी के सिस्टम्स को, जो भी करंट सिस्टम चल रहा है, उसको एक्टिवली मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करना चाहिए, साथ में ह्यूमन रिलेशनशिप और सोसाइटल ऑर्डर्स जो हैं उन सब को बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो ऐसा कौन से स्टेज में होता है? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सोसाइटी सिस्टम, सोसाइटल ऑर्डर, तो कहीं पे सोशल एंड ऑर्डर की बात होगी, तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है ये उस स्टेज में ऐसा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार दे रखा है। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिन्होंने ये बताया था कि जो इंटेलिजेंस होता है, जो बौद्धिकता होती है और हमारा बुद्धि है, वो बाहु बुद्धि है, यानी मल्टीपल लेयर्स में हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास होता है। और उसी वजह से उन्होंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया था और नवा प्रपोज कर रखा था। जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, जिनमें वो इंटेलिजेंस ज्यादा
होती है उसी हिसाब से वो अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के, हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऑप्शंस हैं और वो क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन लोगों में जो इन लोगों में इन टाइप की इंटेलिजेंस है वो सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो देखो बॉडीली काइनेस्थेटिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, जहां पे हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं। तो एथलीट के दिमाग में हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके जो दिमाग में वो सोच रहा है, जिस तरीके से वो दौड़ना चाहता है, जो खिलाड़ी है वो जिस तरीके से खेलना चाहता है, तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। लिंग्विस्टिक नाम ही बता रहा है क्या है कि भाषिक, तो भाषिक जो है वो मूर्तिकार बन सकता है क्या, भाषा की तरफ से क्या वो मूर्तिकार बन सकता है? तो वी गेट टू नो द आंसर कि भाषा की तरफ से कोई मूर्तिकार नहीं बन सकता है। यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई है। देखो स्पेस में चीजों को वो इमेजिन करके बता रहा है, तभी तो वो थेरेपिस्ट बन सकता है, कहीं ना कहीं थेरेपी कर सकते हैं तभी तो, जब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा महसूस कर रहा है खुद को। जब वो बातें करते हैं तब हमें समझ में आता है कि किस तरीके से वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ या कैसा महसूस कर रहे हैं। बट जो लिंग्विस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, जिनमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ज्यादा है, वो स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार तो नहीं बन सकते, वो बहुत अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटोरियल में जा सकते हैं, लिखने वाला लेखन वाला जितना भी काम है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर लेखन का और स्कल्पचर का कोई लेना देना तो है नहीं। मूर्तिकार जो है, हम इसकी बात करें जो हमें दे रखा है प्रोफेशन, उसमें हम बात करें तो स्कल्पचर वालों के लिए किसी एक शीट ऑफ पेपर को या एक पूरा मार्बल का पीस है, उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन आती है कि उस मार्बल के पीस में उसको कहाँ से क्या कट करना है कि वो जैसा मूर्ति बनाना चाहते हैं वो उसी तरीके से निखर के आ जाए। तो इनके दिमाग में स्पेशल इंटेलिजेंस होना जरूरी है, स्थानिक इंटेलिजेंस होना जरूरी है, लिंग्विस्टिक नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, लेव वाइगॉट्स्की का वापस से सवाल हमें पूछ दिया कि लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंग्वेज से इन्होंने अटैच किया है या फिर इनका ये कहना है कि लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी डेवलप होती है, या फिर चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, इन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया, या फिर इन्होंने ये बताया कि मैच्योरेशन ऑफ स्कीमास लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जहां पे भी बात स्कीमास की होगी वहां पे बात पियाजे की होगी। तो ये तो ऑप्शन से बिल्कुल खत्म है, ठीक है। जहां पे इन्होंने बात की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये तो चॉम्स्की ने पहली बार हमें बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, राइट। और इन्होंने कोई स्टेज एज सच बताई ही नहीं डेवलपमेंट की, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने ये जरूर बताया था कि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट स्पीच और पब्लिक स्पीच के बारे में, इनर स्पीच के बारे में इन्होंने बताया था, पर इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं बताई थी। ध्यान रखिएगा, ये चॉम्स्की ने हमें दिया था एलएडी का कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील कक्षा में जो असेसमेंट यानी आकलन हो रहा है वो जरूरी क्यों है? तो वो इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी टीचर को ये इंसाइट मिल सके कि जो बच्चा है, वो जो लर्नर है, वो किस लेवल पे है और बच्चे को कहाँ पे टीचर को हेल्प करने की जरूरत है। अपनी पेडागोजी टेक्निक्स पे वो टीचर सोच सके, समझ सके और इम्प्रूव कर सके। इसी के लिए असेसमेंट जरूरी है, ना कि बच्चों को हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स के नाम से उनको टैग करके उनके पेरेंट्स को फीडबैक दें, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिंस हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा की, जहां पे प्रगति हो रही है, बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टीचर को बस वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो असेसमेंट जरूरी है। ये सारी चीजें आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। गो देयर एंड चेक इट आउट इन सेम प्लेलिस्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो ऐसे सवाल बहुत सारे रहेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये पेडागोजी टेक्निक से रहेगा, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट ये सम ऑफ द टेक्निक्स जो हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो जेंडर से थोड़ा सा रिलेट करता है, थोड़ा सा उसको रिलेट करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। ध्यान में रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो न्यूट्रल चीजें होती हैं जवाब वही होता है। तो देखो यहाँ पे पेडागोजी टेक्निक्स के बारे में सवाल ऐसे दे रखा है कि इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी आपको बनानी है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कम करना है, ठीक है, कम करना है, और वहां पे जेंडर की जो डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज है उसको
बढ़ाना है। तो ये कैसे हम करेंगे? तो ये हम करेंगे ताकि जो ग्रुप हम बनाएं कभी भी वो मिक्स्ड सेक्स ग्रुप बनाएं, यानी कि उसमें लड़के भी हों और लड़कियां भी हों और डिस्कशन को हम प्रमोट करें। कभी भी ऐसा काम ना करें कि लड़कों का ग्रुप सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों का ग्रुप सिर्फ लड़कियों का है। मिक्स्ड ग्रुप बनाएं और उन्हें डायरेक्ट करें, हेल्प करें, ताकि वो अपने दिमाग में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करके जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट सवाल हमें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में दे रखा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद जो है शिक्षक के किसी एक शिक्षक की क्लास में उसको कैसे देखना चाहिए कि ये क्या चीज है मल्टीपल लिंगुअलिज्म। तो यहाँ पे टीचर को ये समझना चाहिए कि ना ही ये कोई हिंड्रेंस है, ना ही ये कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई सिस्टमेटिक इशू है, रादर इट इज एन एसेट एंड रिसोर्स। वो एक संपत्ति और संसाधन है। आप बच्चों से किसी एक शब्द के बारे में अलग अलग भाषा में समझने के लिए, समझाने के लिए बात कर सकते हैं। बच्चा कनेक्टेड भी फील करेगा, साथ के साथ बच्चे का अच्छा खासा विकास भी होगा। इसीलिए मल्टीपल लिंगुअलिज्म जो है एक एसेट है, वो एक रिसोर्स है, ताकि स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पेयर लर्निंग भी हो सके और साथ में रेसिप्रोकल टीचिंग भी हो सके, जो हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के केसेस में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है या कक्षा है, सॉरी, बाल केंद्रित कक्षा है, उसमें क्या होता है? तो टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक को ही सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो ये तो हम अब तक जान चुके हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक ही ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता है। टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, नॉट एट ऑल। कभी भी हम बच्चों को उनकी एबिलिटीज के अनुसार अलग अलग नहीं करते हैं। और जहां पे रिवॉर्ड है वहां तक तो सही था, लेकिन जैसे ही पनिशमेंट आ गया, हम जान चुके हैं कि पनिशमेंट एज सच कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। बीएफ स्किनर ने इसको प्रूव कर दिया, उन्होंने रिवॉर्ड्स के ऊपर ही पूरा अपना काम किया है। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज कि टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हर बच्चे की जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा है जहां पे बच्चे जो है वो सेंटर में है, टीचर उनकी हेल्प कर रहा है। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि वो बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच theorist, cultural tool plays an important role in cognitive development of children। cultural tool की बात हो रही है, यानी कल्चर और सोसाइटी से इंपॉर्टेंट है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी सिर्फ लेव वाइगॉट्स्की और जीन पियाजे के बारे में सबसे ज्यादा फेमस है एल्बर्ट बेंड्यूरा और बीएफ स्किनर एक बिहेवियरिस्ट थे, एंड बेंड्यूरा जो थे वो उनका काम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं था, उनका काम लर्निंग में था। और कल्चरल टूल को इम्पोर्टेंट बताने वाले थे लेव वाइगॉट्स्की। उन्होंने बताया था कि हमारी कल्चर और हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेबल लर्निंग मटीरियल। सूटेबल लर्निंग मटीरियल नहीं है उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा कम देख पाते हैं या फिर जिनमें थोड़ी सी दृष्टि बाधिता है, वो देख कम पाते हैं। तो 3 डायमेंशनल मैप्स एंड शेप्स और चार्ट्स हमने बना दिया, या फिर सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं और बुलेटिन बोर्ड पे काम चला रहे, स्मॉल प्रिंट साइड्स जो स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, लार्ज प्रिंट वाली जो बुक है, किताबों पे चीजें बड़ी लिखी हुई हैं, बच्चा आराम से देख पाएगा। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स लगा रखे हैं तो बच्चा फील करके चीजों को समझ पाएगा, यहाँ पे फीलिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन टॉकिंग बुक्स यानी कि वहां पे टॉकिंग ऑडियो, कहीं ना कहीं टॉकिंग बुक्स के बारे में बात हो रही है कि ऑडियो में भी ऑडियो बुक्स के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं, और बुलेटिन बोर्ड्स जो होते हैं स्कूल्स में उनको वो महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है A to C, ABC, ये तीनों कारगर तरीका है उन बच्चों के लिए जो पार्शियली साइटेड हैं। बट स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट्स जो है, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, ये कभी भी उनको हेल्प नहीं करने वाली हैं, सिंस उनको पहले से ही चीजें थोड़ी हल्की दिख रही हैं और छोटा लिखा हुआ है तो उनको और क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन नाम से 2 लेक्चर्स मिलेंगे, उनको देखिए और इनसे ये 5 नंबर के सवाल बिल्कुल फिक्स हैं जो आते हैं और बन भी जाते हैं।
सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंडरलाइंग बिलीव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के पीछे का जो अंतर्निहित विश्वास है वो क्या है? कि यहाँ पे है कि फिलॉसफी है ये कि बच्चों को, हर तरीके के बच्चों को इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन है इन रेगुलर स्कूल्स। रेगुलर स्कूल्स में बच्चों को, हर तरह के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है। हम उनको किसी नाम से अंकित नहीं करते हैं, उनको हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं, रादर हम उनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, जो रचनात्मक हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जरूरतों को पूरा कैसे किया जा सकता है? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टास्क, बिल्कुल भी नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं अपनी रेगुलर कक्षा में भी, कभी नहीं करते हैं कि मेमोरी बेस्ड टास्क हम दे देते हैं बच्चों को। हम बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड टास्क देते हैं ताकि बच्चों ने जो पढ़ा है उसको वो अप्लाई करके देख सकें। उनको यहाँ पे दे आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नहीं, ऐसा भी हम नहीं करते हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। गिव क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स कंजर्वेंट थिंकिंग, सिंस उनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है तो हम उनको कंजर्व नहीं कराएंगे, ये थोड़ा सा उनके पार्ट पे रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम उनको चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं, एक्टिविटीज जो उनके बोर्डम को कर्ब करके उनको आगे काम करने के लिए प्रेरित कर सके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Moving to the next question, children with dyslexia can be identified by, dyslexia, ये बच्चे जो डिसलेक्सिया वाले हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इनकी एबिलिटी जो होती है वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में थोड़ी सी कम होती है, तो हम यहाँ पे उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व बहुत सारे ऑन एन एवरेज बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, तो हम ये बात नहीं बोलेंगे। एंड डिसलेक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें आपको लर्निंग डिफिकल्टी वाले लेक्चर में मिल जाएंगी। गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट। आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailywites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। Question 16 is about which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged or deprived background. जो बच्चे थोड़े से डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं उन लर्नर्स को हम किस तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं? तो देखो, नहीं करना है, उनसे इस तरीके से हम कभी बात नहीं करेंगे जिनसे उनको इस चीज का एहसास हो कि वो किसी चीज से कमतर हैं, और इसीलिए हम उनको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप स्कूल के बाहर ट्यूशन में इनरोल हो, जिससे कि टीचर को उन पे बहुत ज्यादा टेंशन देने की जरूरत ना पड़े। इट इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर देम। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल, शारीरिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है बच्चों की, उनकी शिक्षा पे कैसा इफेक्ट डालती है? यहाँ लिख रखा है डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, रॉन्ग। फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो बच्चा क्लासेस अटेंड नहीं करेगा। नॉट एट ऑल रिलेटेड, बिल्कुल नहीं, ये रिलेटेड है। इनसिग्निफिकेंट रोल है, बिल्कुल ना के बराबर रोल प्ले करता है, बिल्कुल नहीं, वो रोल प्ले करता है एंड दैट रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली बच्चों का प्रेजेंट रहना और इमोशनली किसी चीज से अटैच होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर ढंग से उनका अधिगम हो पाता है। सवाल में आगे हमें दे रखा है कि मीनिंगफुल लर्निंग क्लास में प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट को टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन, अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को अपने हिसाब से वो विनियमित ढंग से करने के लिए मदद करें, या कैटेगराइज और लेबल करें स्टूडेंट को। देखो, जहाँ पे भी कैटेगराइज और लेबल स्टूडेंट आ जाता है ये ऑप्शन वैसे ही बाहर हो जाता है। ध्यान में रखना, ये ऑप्शन हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं। उस अनुसार ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हमारे पास से नहीं है, तो कभी भी आंसर क्या होगा? ए और सी होगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन। बिल्कुल, डायलॉग एंड डिस्कशन होना चाहिए बच्चों में, ताकि उनके जो पर्सपेक्टिव है किसी भी एक चीज को लेके मल्टीपल वेज में, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे ढंग से
बहुत अच्छे से बिल्ड हो पाए। और डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं, कभी भी हम अपने क्लासरूम में डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करते, डाइवर्सिटी को हम इंक्लूड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जहां पे कि हमने अपनी क्लास में विविधता को इंक्लूड किया है, विविध दृष्टिकोण को भी इंक्लूड किया है, और बच्चों को अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को विनियमित ढंग से एक साथ रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी हेल्प करने की बात की है, तब जाके मीनिंगफुल लर्निंग हो पाती है। अगला सवाल फिर अगेन लर्निंग से रिलेटेड है कि लर्निंग एक कैसा प्रोसेस है। तो लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस, बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स है बिकॉज हर जगह से, हर तरीके से अलग अलग लेवल पे लर्निंग होती है। लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ बच्चा खुद भी नहीं होता, उसके साथ उसकी सोसाइटी होती है, उसके इमोशंस होते हैं, और भी बहुत सारे आयाम हैं जो होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, टीचर शुड the culture, social, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को अंडरस्टैंड यानी समझना चाहिए कि ये सारी चीजें मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प करने वाली हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी से हम अलग नहीं होते, बहुत सारी चीजों से हम अटैच होते हैं, बहुत सारी चीजों से हम अटैच नहीं होते हैं, बिकॉज हमने उन चीजों को नहीं देख रखी है, हमें नहीं पता चलता, और किसी बच्चे ने देख रखी है। तो इन सब के पर्सपेक्टिव को एक साथ लेके तभी हम चल पाएंगे जब हम समझेंगे एज टीचर्स कि ये सारी चीजें मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हमें ही हेल्प करने वाली हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर दैन कॉम्पिटिटिव वन। कैसा हमें क्लासरूम चाहिए, हमें चाहिए कोलैबोरेटिव क्लासरूम, जहां पे कि सारे बच्चे एक साथ कोलैबोरेट करके सीखें और कंपटीशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन कंपटीशन वी टेंड टू गेट नेगेटिव आल्सो, और लर्निंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अच्छी होती है, और पॉजिटिविटी हमें मिलती है कोलैबोरेशन से। अगला सवाल हमें दे रखा है इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी से, कि सबसे अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करके सीखने और सिखाने वाला जो एग्जाम्पल है जो बच्चों को इनकरेज करेगा लर्निंग के लिए, वो क्या है। तो हमें दे रखा है क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, अगेन कंपटीशन की बात है तो ये फिर से गलत हो जाएगा। गिविंग इजी टास्क, वेरी इजी टास्क नहीं, हम चैलेंजिंग टास्क भी देते हैं बच्चों को ताकि हम ये समझ पाए कि उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं, हमारा फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। एंड पहला हमें दे रखा है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन स्टूडेंट्स लर्न न्यू स्किल, एग्जैक्टली, बच्चों को हमें एक तरीके का हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए जब वो नए स्किल्स को सीख रहे हैं, नया कौशल सीखते हैं, उस समय उन्हें थोड़ा थोड़ा हिंट ड्रॉप करके उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए और वो अपना काम खुद से कर सकते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि चिल्ड्रन थिंकिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना ये नॉट वाले सवाल में नॉट बड़ा ही बोल्डली लिखा रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना और तब ये सवाल करना, बिकॉज ऐसे सवाल मिलते ही मिलते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना अराउंड देम, बच्चे अपने आसपास के विभिन्न परिघटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वो करते ही हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्या है प्राइमरी रोल है टीचर का ऐसा कि वो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चे अपने से नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बच्चे अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं, चीजें एक जैसी करने की कोशिश करते हैं। जो लर्नर्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो एक्टिवली सोचते हैं, समझते हैं, और जो उनके आसपास चीजें घट रही होती हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके अंदर ये अर्ज होती है। तो ये तो जो ऑप्शन सी है दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट, कि वो सही है, ये ऐसा होता ही है। एंड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी, एग्जैक्टली, बच्चे बहुत ही ज्यादा हाई क्यूरियोसिटी के साथ जन्म लेते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो चीजें नहीं लगती हैं वो और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, चीजें जो उनको मना की जाती हैं और ज्यादा वो करते हैं, बिकॉज दे आर क्यूरियस टू नो व्हाई दे आर बीइंग
फॉरबिडन, वो क्यों उनको फॉरबिड किया जा रहा है कि ये काम, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क मत करो, तो वो क्यूरियोसिटी के साथ ही जन्म लेते हैं और अपना थियरी वो खुद डेवलप करते ही करते हैं, ये भी सही है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज विच इज नॉट करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन, बच्चे बिल्कुल अपना अवधारणा स्वयं ही विकसित करते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि बच्चा जो है, चाइल्ड्स फेलियर इन स्कूल, बच्चे जब विफल होते हैं या क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि बच्चे की जो नीड्स हैं और बच्चे के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको स्कूल्स ने, टीचर्स ने केटर नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के बच्चे बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट नहीं कर सकते, अगर उनको इन्वायरमेंट मिले, उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको स्केफ होल्डिंग प्रोवाइड की जाए तो बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है बाय वर्किंग इन ग्रुप्स। देखो ग्रुप्स में भी हमने बात की थी कि दो टाइप के ग्रुप बनते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। इसके बारे में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइए चेक कीजिए। वर्किंग इन ग्रुप, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, जो सिखाना है और एक दूसरे को हेल्प करना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। बिल्कुल, बच्चे हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी की तरफ सीख पाते हैं। मिसकंसेप्शंस डेवलप करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब वो चीजों को कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं तो मिसकंसेप्शन कभी भी उनमें डेवलप नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं, एक साथ काम करने की वजह से वो सीखेंगे और कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन वहां पे डेवलप होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप में काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे खुद भी सीखते हैं, साथ में एक दूसरे से भी सीखते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इन अ क्लासरूम, किसी एक कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करता है अपने जो लर्नर्स हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक कैसी शिक्षा और कैसा क्लासरूम है? तो ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, जहां पे टीचर सेंटर में नहीं है, यहाँ पे सेंटर में कौन है? लर्नर्स सेंटर में है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक की बात तो हो ही नहीं रही है, बिकॉज अगर टेक्स्ट बुक को हम सोल मान लें तो फिर तो टीचर सेंट्रिक क्लासरूम हो जाएगा। और बिहेवियरिस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बिहेवियरिज्म में हम मानते हैं कि जो लर्निंग होती है उसको हम फोर्सफुली भी कर सकते हैं, और फोर्सफुली करने के लिए यहाँ पे वैरायटी नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा जहां पे कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स को केटर किया जाएगा। अगला सवाल हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में सही है? तो डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल। अभी पहले सवाल में हमने किया कि डेवलपमेंट कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। डेवलपमेंट्स अकर इन नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक फैक्टर्स। जी नहीं, प्री डिटरमाइंड ये बिल्कुल भी नहीं होता है, और स्टेजेस तो बिल्कुल भी नहीं। प्री डिटरमाइंड स्टेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टेजेस इसमें कम होते हैं, कम क्या होते ही नहीं है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्टेज है, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट सेम टाइम ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल भी नहीं, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहां पे कि कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से बच्चे जो है अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड का मेजर हॉलमार्क क्या है, यानी कि पहचानने का तरीका क्या है? ओके, नाउ मूविंग टू द ऑप्शंस। हमें पहला दे रखा है इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले। उनको हम बिलीव नहीं करा सकते हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं वो मिडिल चाइल्डहुड में जा चुके हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स और ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ जो है वो चाइल्डहुड में, यानी बच्चे जब टॉडलर होते हैं तब सबसे ज्यादा होता है। और साइंटिफिक रीजनिंग और एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे जब थोड़े ज्यादा होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड से ऊपर यानी लेट चाइल्डहुड में जब बढ़ते हैं, तब ये चीज जो साइंटिफिक रीजनिंग है तब डेवलप होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट उनमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें आप पियाजे के थ्योरी से समझ सकते हैं, जिसका भी वीडियो बन रखा है, और इसी प्लेलिस्ट में जहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसमें आपको मिल जाएगा।
अगला सवाल हमें दे रखा है कि स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल सोशलाइजेशन कैसा है? जो सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन वाला लेक्चर है उसमें हमने स्कूल के बारे में स्पेसिफिकली कहा है कि, और सोशलाइजेशन के एजेंट्स के बारे में कहा है कि फैमिली जो है वो एक प्राइमरी एजेंट होता है, प्राइमरी एजेंसी है जो सोशलाइजेशन के तहत आती है। उसके बाद जितनी भी है उसमें स्कूल सेकेंडरी एजेंसी है, जिसमें सेकेंडरी एजेंसी में भी सबसे टॉप पे स्कूल आता है। लास्ट सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट? क्वालिटेटिवली, क्वालिटी के अनुसार अलग होता है। तो देखो थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मोर और लेस देखो क्वालिटी और थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, तो कोलबर्ग और गार्डनर दोनों में से किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। बिकॉज अगर कोलबर्ग के बारे में बात होती तो मोरल के बारे में बात होती और गार्डनर के बारे में बात होती तो यहाँ पे बात इंटेलिजेंस के ऊपर होती, लेकिन थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की इन्हीं दोनों के ऊपर ही ये चीज होगी कि जो थिंकिंग क्वालिटी है वो बदल रही है। जब क्वालिटी और थिंकिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे और डिफरेंट की बात करेंगे तब आएंगे हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये प्रपोज किया था कि बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं और एडल्ट्स अलग तरीके से सोचते हैं, और इसी वजह से इनके क्रिटिसिज्म में भी यही बात लिखी थी कि बच्चों के जो उन्होंने एबिलिटीज हैं उनको उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया और बड़ों के एबिलिटीज को उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया। दिस वॉज ऑल्सो देयर इन द क्रिटिसिज्म लेक्चर ऑफ पियाजे। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।